Hello guys, good morning all of you. Today we are going about study about the obstetric and gynecological introduction class. Obs and gynae. Obs and gynae. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लाइन बोलना चाहूँगा। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। क्लियर है दोस्तों? यानी राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जीती है जंग जिसने रातों से सुबह वही सूर्य बनकर चमकता है। तो जिसने रातों को मेहनत की है वह सुबह सूर्य बनकर बनता है। वेरी गुड। देखिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। वी आर स्टडी अबाउट दी ऑब्स एंड गायनी, यानी कि देखो एड लग रहा है तो पता चल रहा है कि दो सब्जेक्टों से मिलकर के बना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। क्लियर दोस्तों? और यानी कि ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, दिस इज द फीमेल रिलेटेड सब्जेक्ट। फीमेल से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले इसको स्टडी करने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। जब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो 19th सेंचुरी के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। यानी अपन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था वो 19th सेंचुरी में हुआ था। किस में हुआ था? 19th सेंचुरी के अंदर। ये एक अमेरिकन यानी यूएसए साइंटिस्ट जो थे डॉक्टर जे मैरियन सिम्स थे। ये एक सर्जन थे। एक सर्जन थे और सर्जन जब डेवलप कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो फीमेल सिस्टम होता है या फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर चीज़ें कुछ अलग होती हैं या उनके अंदर कुछ डिसऑर्डर होते हैं, वो अलग ही तरीके से डेवलपमेंट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले एक सर्जरी की थी वीवीएफ होता है मतलब वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। इन्होंने क्या देखा था? वेसाइको वेजाइनल यानी वेसाइको मतलब हो गया ब्लेडर और वेजाइना के बीच में क्या हो गया? कनेक्शन हो गया, उसी को बोलते हैं वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। तो इस फिस्टुला की सर्जरी की थी इन्होंने। जब सर्जरी की तभी से इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। आगे समझ में? यानी ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। अगर बात करें ओल्ड ऑब्स्टेट्रिक एशियंट पुराना या फिर बात करें मॉडर्न फादर ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिकल, तो दोनों का ही क्या होगा? जे मैरियन सिम्स होगा। क्या होगा? जे मैरियन सिम्स। तो बोल सकते हैं फादर ऑफ ओबीजी। फादर ऑफ ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक पूछे या फादर ऑफ गायनेकोलॉजी की बात करें तो आपने बताना है डॉक्टर जे मैरियन सिम्स। कहाँ के थे ये? एक सर्जन थे। कहाँ? यूएसए के अंदर। उन्होंने सबसे पहले कौन सी सर्जरी करी थी? कौन सी करी थी? वीवीएफ यानी वेसाइको वेजिनल फिस्टा को रिकवर किया था यानी कि रिपेयर किया था। वहीं से इनको बोला गया था फादर ऑफ ओबीजी। क्लियर है दोस्तों? ये थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में। कब डेवलपमेंट हुआ इसका? 19th सेंचुरी को। अब देखिए जब अपन ओबीजी के बारे में स्टडी करते हैं या ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं तो देखिए ऑब्स का मतलब होता है ऑब्स्टेट्रिक। तो यानी कि ये दो डॉक्टर्स मिलकर के देखिए दो कोर्स करते हैं। एक को बोलते हैं ऑब्स्टेटिशियन। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेटिशियन। और एक को बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। क्लियर दोस्तों? अब देखिए यानी ऑब्स्टेटिशियन होता है, ये होता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के अंदर किस तरीके के चेंजेस होंगे और उसके अंदर किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हों या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस हों। इन सबको कौन देखेगा? ऑब्स्टेटिशियन देखेगा। कौन देखेगा? ऑब्स्टेटिशियन। और नेक्स्ट होगा दैट इज दी गायनेकोलॉजिस्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं या जो डेवलपमेंट होता है
या कोई भी डिफेक्ट होता है यानी डिसीज कंडीशन होगी, तो उसको डिसीज करने का या स्टडी करने का काम कौन करते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। कौन करते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। हालांकि एक ही पर्सन है, वो ऑब्स्टेट्रिशियन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके पास में ऑब्स्टेट्रिशियन का डिग्री होगा तो इसको स्टडी करेगा, और जिसके पास क्या होगा? गायनेकोलॉजी की डिग्री होगी तो वो इसको नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर किस तरीके की कौन कौन सी कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है या नॉर्मल कंडीशन है, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, सारा सब कुछ कौन डिस्कस करता है? गायनेकोलॉजिस्ट करता है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब 2 सब्जेक्ट हैं और इसके अंदर 2 ही एक्सपर्ट्स की नीड होती है, 2 कोर्स की नीड होती है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, जब हमको ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ना होगा उससे पहले हमको समझना होगा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, FRS को। किसको समझना होगा? FRS को। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए FRS की बात करेंगे। FRS मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात करेंगे तो ये मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होगा दैट इज दी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट होगा दैट इज दी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, और नेक्स्ट होगा दैट इज दी असेसरी ऑर्गन। क्लियर है? यानी कि इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो गया, इंटरनल हो गया, असेसरी हो गया। अब देखिए सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एक्सटर्नल की। तो नाम से पता चल रहा है जो एक्सटर्नली विजुअलाइज हो, जिसके लिए देखने के लिए किसी भी तरीके की किसी भी इंस्ट्रूमेंट की नीड्स नहीं होगी, उसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन किसके अंदर आएंगे? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर आएंगे। क्लियर है? जिन ऑर्गन्स को देखने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, स्पेसिफिक स्पेकुलम की जरूरत होगी, उनको अपन क्या बोलेंगे? उन ऑर्गन्स को इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होंगे, और जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे किससे? रिप्रोडक्शन से, उन ऑर्गन को अपन असेसरी ऑर्गन कहेंगे। और इसके अंदर आते हैं मेनली ब्रेस्ट। कौन आता है? ब्रेस्ट। क्लियर दोस्त? अब देख लिए, सबसे पहले एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट वन की, दैट इज दी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और इन्हीं का साइनोनिमस होता है, साइनोनिमस मतलब ऑल्सो नोन एज। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को अपन और किस नाम से जाना जाता है? वल्वा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? वल्वा के नाम से, और ऑल्सो नोन एज पुडेंडम। पुडेंडम, ठीक है ना? तो वल्वा पूछते हैं तब भी आप समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अगर पुडेंडम नाम आ रहा है तब भी आप समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट होगा। सबसे फर्स्ट होगा दैट इज दी मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, और मॉन्स प्यूबिस को ही बोलते हैं मॉन्स वेनेरिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स वेनेरिस। तो कंफ्यूज ना होना, मॉन्स प्यूबिस हो या मॉन्स वेनेरिस हो, तो मॉन्स प्यूबिस का ही साइनोनिमस होता है मॉन्स वेनेरिस। क्लियर है? सेकंड वन होगा दैट इज दी लेबिया मेजोरा। मेजोरा मीन्स बड़ा। थर्ड वन होगा दैट इज दी लेबिया माइनोरा। माइनोरा मीन्स माइनर। आगे बात समझ में? देखिए नेक्स्ट होगा फोर्थ वन दैट इज दी क्लाइटोरिस। नेक्स्ट होगा फिफ्थ वन दैट इज दी वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। क्लियर दोस्तों? इसके बाद नेक्स्ट होगा 6 वन वेस्टिब्यूल बल्ब। क्लियर है? यानी टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, और वेस्टिबुलर बल्ब हो गया। तो टोटल 6 होते हैं जो क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। देखिए अब एक एक को समझ सकते हैं हम। यानी कि सबसे फर्स्ट होगा दैट इज दी मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस की बात करेंगे तो ये होता है फैट पैड, यानी कि इस तरीके की एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। तो जो हेयर से क्या रहता है? कवर रहता है, और फैट पैड से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? फैट पैड। फैट का मतलब एडिपोज टिश्यू की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि किसके ऊपर? प्यूबिक क्रेस्ट के ऊपर बना हुआ होता है, हेयर से कवर रहता है। इसी को बोलते हैं अपन मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। और ये हेल्प करता है किसके अंदर?
कुशन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जो कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है उस टाइम पर एज अ कुशन की तरह एक्ट करता है। क्लियर दोस्तों, उसको बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस। आगे समझ में। अब देखिए, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो अगर इसकी डेफिनेशन को समझें तो डेफिनेशन में एक ही चीज आता है, एक तो कॉपुलेशन होता है, दूसरा क्या होता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है और फर्टिलाइजेशन करवाता है, और बच्चे को फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट के बाद में उसको आउटर वर्ल्ड में ये लाने के लिए जो फंक्शन करता है वो सारा का सारा कौन करता है, एफआरएस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। तो उसी हिसाब से जो कॉपुलेशन का प्रोसेस होगा वो इसी के अंदर होता है, तो इसका मतलब उसमें भी कुशन का काम कौन करेगा, मॉन्स प्यूबिस करेगा। आगे समझ में। और किससे बना हुआ होगा, ये एडिपोस टिश्यू से बना हुआ होगा और इसी को बोलते हैं अपन मॉन्स वेनरिस। क्लियर है, हेयर से कवर रहता है। एडल्ट फीमेल के अंदर ये किससे कवर रहेगा, हेयर से कवर रहता है। क्लियर है, ये हो गया आपका मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, लेविया मेजोरा की। लेविया मेजोरा होता है, ये भी क्या होता है, स्किन का फोल्ड होता है। किसका फोल्ड होता है, स्किन का फोल्ड होगा, और ये लेटरली, यानी कि लेटरली जो बल्बा होता है उसको कवर करने का काम करता है। यानी कि देखिए इस तरीके से होगा, यहाँ पर होगा आपका फैट पैड, तो इसके ऊपर ये जो कवरिंग होती है इसी को बोलते हैं अपन लेविया मेजोरा। तो यानी एंटीरियर से अगर बल्बा को कवर करेगा तो कौन सा करेगा, मॉन्स प्यूबिस करेगा, लेटरली करेगा तो लेविया मेजोरा करेगा, इधर भी लेविया मेजोरा होगा, और यहाँ पर होगा पोस्टीरियर कमीसर। क्या रहेगा, पोस्टीरियर कमीसर, जो कि एनस की कवरिंग से और वेजाइनल कवरिंग के बीच में जो लेविया मेजोरा का स्किन का फोल्ड होता है उसी को बोलते हैं अपन पोस्टीरियर कमीसर। क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा, लेविया मेजोरा होता है जिसकी आउटर कवरिंग होती है वो हेयर से कवर रहता है और स्वेट ग्लैंड से कवर रहता है। किससे कवर रहेगा, हेयर और स्वेट ग्लैंड से रहेगा। इंटरनल लेयर जो होती है उस पर हेयर एब्सेंट होते हैं लेकिन सिवेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या होती हैं, सिवेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर वेनस के प्लेक्सस होते हैं। तो वेनस के प्लेक्सस क्या होते हैं, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो रप्चर हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं लेविया मेजोरा। समझ में आ गया, यानी बलवा के दोनों तरफ से लेटरली राइट और लेफ्ट साइड में जो कवर करेगा वो लेविया मेजोरा कवर करेगा। और ये क्या होता है, ये भी फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है। आगे समझ में। और इसके पास में क्या होती है, वेनस प्लेक्सस होते हैं, इसलिए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के बाद में यहाँ पर हीमेटोमा का फॉर्मेशन है वो बहुत बार देखने को मिलता है। आउटर ही कवरिंग रहेगा हेयर से और स्वेट ग्लैंड साइड में प्रेजेंट होंगे। इंटरनली इसमें हेयर एब्सेंट होते हैं लेकिन सिवेसियस ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है। इतना समझ लीजिए आप किसके बारे में, लेविया मेजोरा के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज द लेविया माइनोरा, यानी लेविया मेजोरा के अंदर जो स्किन का फोल्ड होता है उसको लेविया माइनोरा बोलते हैं। आगे बात समझ में। लेविया माइनोरा के पास में हेयर फॉलिकल्स एब्सेंट होते हैं लेकिन इसके पास में वेनस प्लेक्सस इसके पास में भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन लेविया माइनोरा है वो स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है। देखो कैसे बनाता है, यानी कि अगर लेविया माइनोरा इस तरीके से फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इस तरीके से फोल्ड बना देता है। आगे समझ में। तो यानी पोस्टीरियर जो बॉर्डर होगा वो इस तरीके से फोल्ड बनाएगा। इस फोल्ड को बोलते हैं फोर्चेट। क्या बोलते हैं, फोर्चेट। क्लियर है। जब ये एंटीरियरली इस तरीके से जाएगा तो यहाँ पर क्लाइटोरिस अटैच होता है। कौन होता है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के पीछे ये इस तरीके से फोल्ड बनाता है। इस फोल्ड को बोलते हैं प्रेप्यूस। क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। आगे समझिए दोस्तों, समझ लीजिएगा। लेविया माइनोरा है, ये स्किन का फोल्ड होता है। जब स्किन का फोल्ड एक जगह कलेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए देखो इस तरीके से होते हैं और ये तो इस तरीके से होंगे तो ये ऐसे कलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं। ये फोल्ड्स बनते हैं। क्लियर है। जैसे अगर एल्बो को ऐसे करते हैं तो यहाँ पर भी क्या बनते हैं, स्किन के फोल्ड्स बनते हैं। तो ये फोल्ड इस तरीके से अगर पोस्टीरियर में बनेंगे तो इनको फोर्चेट कहेंगे, अगर एंटीरियर में बनेंगे तो इनको क्या कहेंगे, फोर्चेट, वो प्रीप्यूस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रीप्यूस। और ये क्या होता है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के आगे की तरफ जो बनेंगे, यहाँ पर क्लाइटोरिस के आगे की तरफ बनेंगे, क्लाइटोरिस के एंटीरियर और पोस्टीरियर दो बनेंगे। तो यहाँ पर बनेंगे इसको प्रीप्यूस कहेंगे और यहाँ पर बनेंगे उसको क्या कहेंगे, फ्रेनुलम। क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। आगे बात समझ में दोस्तों। अब देखिए ये इतना इसके बारे में समझ लीजिए। हेयर एब्सेंट रहेंगे, इसके पास में क्या होती है, मेनली
सिवेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? सिवेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है किसके पास में? लेबिया माइनोरा के बाद में। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइटोरिस की। किसकी बात करेंगे? क्लाइटोरिस। मैंने आपको बताया था मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा। एक तो याद रखना क्या होता है ये मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा। वल्वा का मोस्ट एंटीरियर पार्ट कौन होता है? क्लाइटोरिस होता है। और क्लाइटोरिस जो होता है वो देखिए इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? इरेक्टाइल टिश्यू। और इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होता है और इसके अंदर हाईली नर्वस सप्लाई रहती है। क्या रहती है? हाईली नर्वस सप्लाई प्रेजेंट रहती है। क्लियर है दोस्तों? यानी इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होगा, इसलिए ये किस में हेल्प करता है? मेनली ये एक्साइटमेंट में हेल्प करता है। एक्साइटमेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है उसके दौरान एक्साइटमेंट में हेल्प करता है। और नर्वस टिश्यू इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होता है। और इसकी डायमीटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर होता है इसका 1.5 to 2 सेंटीमीटर। डायमीटर होगा 1.5 to 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? और देखिएगा एक तो ये क्लाइटोरिस में से बनता है। दूसरा इंपोर्टेंट, क्लाइटोरिस किससे कनेक्टेड रहता है? तो क्लाइटोरिस हमेशा कनेक्टेड रहेगा सिम्पाइसिस प्यूबिस से। किससे रहेगा? सिम्पाइसिस प्यूबिस से। और किससे कनेक्ट रहेगा? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो याद रखना यहाँ पर सिम्पाइसिस प्यूबिस होता है, ठीक है। सिम्पाइसिस प्यूबिस के अंदर जो हेयर होते हैं उनका कई बार पूछा जाता है कि उनका पैटर्न क्या होता है। तो उनका पैटर्न होता है स्क्यून पैटर्न। कौन सा होगा? स्कूचियन पैटर्न। जो सिम्पाइसिस प्यूबिस पर हेयर होते हैं उनका पैटर्न रहेगा स्केचुअल पैटर्न। आगे बात समझ में? स्केचुअल पैटर्न होता है जिसको ट्राइएंगुलर पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइएंगुलर पैटर्न होता है। और इनका जो डायरेक्शन होता है हेयर का वो अपवार्ड होता है। डायरेक्शन होगा वो कैसा होता है? अपवार्ड। इस चीज को याद रखने ना। और यहीं से कनेक्ट रहेगा कौन? क्लाइटोरिस। तो यहां से ये क्लाइटोरिस कनेक्ट रहेगा। और किसके साथ कनेक्ट रहता है? ये सस्पेंसरी लिगामेंट। तो याद रखना कौन से लिगामेंट कनेक्ट करके रखते हैं इसको? सस्पेंसरी लिगामेंट कनेक्ट करके रखते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि जो क्लाइटोरिस होता है वो किसके होमोलोगस होता है? तो मेल पेनिस होता है उसके होमोलोगस होता है। आगे बात समझ में? अगर होमोलोगस की बात करते हैं, अब देख लीजिए होमोलोगस क्या होता है। होमोलोगस मतलब जिसकी फिजियोलॉजी क्या हो? डिफरेंट हो, लेकिन एनाटॉमी क्या हो? सेम हो, उस कंडीशन को अपन होमोलोगस कहते हैं। तो जो क्लाइटोरिस होता है वो किसके होमोलोगस होता है? मेल पेनिस के। मेल पेनिस के होमोलोगस होगा। नेक्स्ट, अगर लेबिया मेजोरा की बात करते हैं तो उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लेबिया मेजोरा होता है ये किसके होमोलोगस होता है? तो लेबिया मेजोरा होमोलोगस होता है स्क्रोटम। अब स्क्रोटम किसके अंदर होगा? ये मेल के अंदर। तो मेल के जो स्क्रोटम होता है उसके होमोलोगस रहेगा लेबिया मेजोरा। अगर आपसे पूछ लिया कि लेबिया माइनोरा किसके होमोलोगस होता है, तो लेबिया माइनोरा के होमोलोगस की बात करेंगे तो ये होता है पेनाइल यूरिथ्रा ऑफ मेल। मेल का जो पेनाइल यूरिथ्रा होता है उसके होमोलोगस रहेगा कौन? लेबिया माइनोरा। स्क्रोटम होता है उसकी होमोलोगस रहेगा कौन? स्क्रोटम। अब देखिए होमोलोगस क्या कहते हैं, समझ गया? होमोलोगस के अंदर जिसकी क्या हो? फिजियोलॉजी डिफरेंट हो, एनाटॉमी सेम हो। फिजियोलॉजी डिफरेंट हो, एनाटॉमी सेम हो, उसको होमोलोगस कहेंगे। एक और वर्ड से आपको बहुत बार सुनने को मिलता है एनालॉगस। एनालॉगस, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यानी कि जो FRS होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें से होमोलोगस एनालॉगस को लेकर के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें कुछ नहीं सोचना आपने, नाम याद रखना। और सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे होमोलोगस होते हैं एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन में क्या होगा? एनालॉगस के अंदर पहली बात तो समझ लीजिए क्या कंडीशन होगी? जिसकी एनाटॉमी डिफरेंट होगी, फिजियोलॉजी सेम होगी। जिसकी एनाटॉमी डिफरेंट होगी, जिसकी फिजियोलॉजी क्या होगी? सेम होगी, उस कंडीशन को कहेंगे एनालॉगस। और एनालॉगस पूरे FRS के अंदर एक ही चीज को आपने याद रखना है, दैट इज दी ओवरी एंड टेस्टिस। क्लियर है? यानी कि जो फीमेल का ओवरी होता है वो एनालॉगस होता है किसका? मेल टेस्टिस का। तो इसका मतलब है इनकी क्या है? एनाटॉमी डिफरेंट है लेकिन फंक्शन दोनों का एक ही है। ये क्या गैमीट्स प्रोडक्शन करता है, ये भी क्या है? गैमीट्स। ये फीमेल गैमीट्स बनाता है, ये मेल गैमीट्स बनाता है। तो दोनों ही गैमीट्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब एक सिर्फ क्या है? एनालॉगस है, बाकी सारा का सारा क्या है? होमोलोगस है। तो सारे के सारे में कोई कंफ्यूज नहीं होना, जितने भी आएंगे इसके अलावा सब में आप होमोलोगस लिख देना। क्या लिख देना? होमोलोगस लिख देना। और बता देना
कि लेबिया मेजोरा होगा वो स्क्रोटम का, लेबिया माइनोरा होगा वो पेनाइल यूरिथ्रा का, क्लाइटोरिस होगा वो किसका होगा, मेल पेनिस का होगा। किसका होगा, मेल पेनिस का। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि जो क्लाइटोरिस होता है उसका डायमीटर 1.5 से 2 सेंटीमीटर होता है, रेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है, किसके साथ में, मॉन्स प्यूबिस के साथ में। देख लीजिए दूसरा एक इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके पास में क्या होती है, बॉडी होती है, ग्लैंड होती है और 2 क्रूरा होते हैं, 2 क्रूरा। क्रूरा मतलब होते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा होती है, कार्पोरा कैवर्नोसा के 2 फोल्ड होते हैं, उनको ही 2 क्रूरा कहते हैं। तो यानी कि बॉडी होगी, इसके बाद में ग्लैंड होगी और 2 क्रूरा होंगे, किसके पास में, क्लाइटोरिस के पास में। आगे बस समझ में, तो ये बात होगी किसकी, क्लाइटोरिस की। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करेंगे दैट इज द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज द ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इन द बल्वा। बल्वा के अंदर या एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब देखिए वेस्टिब्यूल क्या होता है। देखो दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन किसकी, वेस्टिब्यूल की। इंट्रोडक्शन चल रहा है, सिर्फ ज़्यादा कुछ डीप पढ़ नहीं रहे अपन, ठीक है ना। जब वेस्टिब्यूल की बात करेंगे तो वेस्टिब्यूल क्या होती है, एक इस तरीके की ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होती है बल्वा के अंदर, और इसके अंदर 4 ओपनिंग्स होती है। कितनी होती हैं, 4 ओपनिंग्स होगी। इस तरीके से, तो टोटल 4 ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग होंगी, जिसके अंदर जो एंटीरियर ओपनिंग होगी इसको यूरिथ्रल ओपनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, यूरिथ्रल ओपनिंग। जो पोस्टीरियर में होगा उसको बोलेंगे वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस। यूरिथ्रल ओरिफिस भी बोलते हैं, ओपनिंग को ओरिफिस भी बोलते हैं और ओपनिंग भी बोलते हैं। वेजाइनल ओरिफिस भी बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग भी बोलते हैं। अब देखिए वेजाइनल ओरिफिस, यूरिथ्रल ओपनिंग। ये यूरिथ्रल ओपनिंग होगी, ये किस में हेल्प करती है, यूरिनेशन में। किस में हेल्प करेगा, यूरिनेशन में। आगे समझ में। और जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो किस में हेल्प करती है, कॉपुलेशन में। किस में हेल्प करता है, कॉपुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो होता है उसके लिए एक वे प्रोवाइड करवाता है। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्टूरेशन में हेल्प करता है। किस में करता है, पार्टूरेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है उसको पार्टूरेशन कहते हैं। तो पार्टूरेशन में भी हेल्प कौन करता है, वेजाइनल ओपनिंग करेगा। क्लियर दोस्त। बाकी इसको वेजाइना के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो वेजाइनल ओपनिंग होता है यही कनेक्ट करता है किसको, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, जेनिटल ऑर्गन्स को। इसके बाद में देखिए 1 2 3 4, तो यानी ये जो ओपनिंग है ये पैरायूरिथ्रल ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, पैरायूरिथ्रल ग्लैंड होती है। उसकी डक्ट की ओपनिंग होती है, उसकी डक्ट की ओपनिंग होगी, इसको बोलते हैं अपन स्केनी ग्लैंड्स। कौन सी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्केनीज ग्लैंड। आगे समझ में। तो पैरायूरिथ्रल बोलते हैं इसी को, क्योंकि किसके, यूरिथ्रा के आसपास है तो इसका नाम पैरायूरिथ्रल पड़ गया। बाकी अगर नाम याद रखना है तो कौन सी होती है, स्केनी ग्लैंड्स होती है। इसकी ओपनिंग होगी दोनों साइड में, एक इधर होगा एक इस साइड में होगा। आगे बस समझ में। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एल्कलाइन सीक्रेशंस करते हैं, क्योंकि जो यूरिन पास आउट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। उसकी पीएच होती है 6, तो पीएच होगी वो क्या करेगी, बर्न करेगी यूरिथ्रा को। तो इसकी वजह से जो बल्वा को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये एल्कलाइन सीक्रेशन करते हैं, जिससे क्या होती है, न्यूट्रल कंडीशन हो जाती है और वो एसिड से बर्न होने से प्रिवेंट कर लेता है। आगे समझ में। देखिएगा जो लास्ट वन ओपनिंग होगी इसको बोलते हैं अपन बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। आगे बस समझ में। बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये पैरावेजाइनल ग्लैंड होती है। कैसी होती है, पैरावेजाइनल ग्लैंड होती है, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ कवर रहती है। आगे समझ में। तो वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ कवर रहेगी, सॉरी चारों तरफ नहीं, दोनों साइड में क्या करेगी, ओपनिंग करेगी उसकी डक्ट की। और वो ये भी किसका सीक्रेशन करती है, यहाँ से एल्कलाइन का सीक्रेशन करती है। किसका करती है, एल्कलाइन का सीक्रेशन करती है। और ये होमोलॉगस होती है किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के। किसकी होमोलॉगस होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशंस होते हैं उसी तरीके से फीमेल के अंदर सीक्रेशन होते हैं किसके, बार्थोलिन ग्लैंड के। आगे बात समझ में। तो ये 4 ओपनिंग होंगी किसके अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर। एक ओपनिंग होगी यूरिथ्रा का, दूसरा होगा वेजाइना का। एक ओपनिंग यानी 2 ओपनिंग होंगी वेजाइनल
के पैरावेजाइनल ग्लैंड उनकी जिसको बार्थोल ग्लैंड का है, और इसी तरीके से दो ओपनिंग हुई किसकी, यूरेथ्रा ओपनिंग जिसको पैरायूरेथ्रल ग्लैंड का है या स्केनी ग्लैंड का है। आगे बात समझ में दोस्तों। अब ये देख लीजिए, इसके बाद में अपन जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेजाइनल ओपनिंग होती है, ये कवर रहती है, कवर रहती है किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से। किससे कवर रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहता है। क्लियर दोस्तों। म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइमन। ठीक है, हाइमन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का कवरिंग रहता है। और ये क्या करता है, यानी कि जो नलीपेरस वुमेन होती है, कौन सी होती हैं, नलीपेरस, जिन्होंने कभी कंसीव नहीं किया है, या फिर वर्जिन फीमेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, वर्जिन फीमेल, जिनके साथ में कभी भी कॉपुलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है। इनके अंदर ये लेयर कैसी होती है, इंटैक्ट होती है, इंटैक्ट लेयर होती है। इंटैक्ट का मतलब है रप्चर्ड नहीं होती है, अपनी जगह पर एज इट इज बनी हुई होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल हॉल्स होते हैं। वो स्मॉल हॉल से ही क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो है ब्लड का, वो होता रहता है। और कभी कभी इसीलिए कहते हैं कि ये कैसा होता है, पेनफुल होता है। आगे समझ में, तो इंटैक्ट रहेगी। लेकिन जब कंसुमेशन का प्रोसेस होगा आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद में जो हनीमून का टाइम होता है, उस टाइम पर ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ये ब्रेक हो जाती है तो इसके बाद में, या फिर किसके अंदर, जो पेरस फीमेल्स होती हैं, जो क्या कर लेती हैं, एक बार कंसीव कर लेती हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, उनका कॉपुलेशन का प्रोसेस हुआ है, उस टाइम पर ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने के बाद में ये यहाँ पर नोड्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नोड्यूल्स। उन नोड्यूल्स को बोलते हैं अपन कैरेकुलस नोड्यूल्स या सिकाट्राइज्ड नोड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे याद रख लेना आप, सिकाट्राइज नोड्यूल्स। सिकाट्राइज्ड नोड्यूल बोलते हैं किसको, जो हाइमन है, कॉपुलेशन के बाद में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, या जो वर्जिन फीमेल है उनकी वर्जिनिटी ब्रेक हुई, उस टाइम पर ये क्या हो गया, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने पर एक नोड्यूल्स बनाता है। वो नोड्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं, सिकाट्राइज्ड नोड्यूल्स बोलते हैं। और वो नोड्यूल्स बाद में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। उस अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन कैरेनकुलाई, कैरेनकुलाई माइरिटिफॉर्मिस, माइरिटिफॉर्मिस। क्लियर दोस्तों, याद रख लेना, कुछ नहीं है। यानी कि हाइमन मेम्ब्रेन जो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में नोड्यूल्स बन जाते हैं उसके। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, स्ट्रक्चर बन जाती है। उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सिकाट्राइज्ड नोड्यूल्स। और वो नोड्यूल्स क्या होते हैं, बाद में एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हो जाते हैं। उस अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन कैरेनकुलाई माइरिटिफॉर्मिस, कैरेनकुलाई माइरिटिफॉर्मिस। तो दो चीजें नई जो आपको शायद सुनने को मिल रही होंगी। पहली बात, दैट इज द सिकाट्राइज्ड नोड्यूल्स एंड कैरेनकुलाई माइरिटिफॉर्मिस, जो कि किसकी स्ट्रक्चर है, हाइमन की स्ट्रक्चर है। किसकी है, हाइमन की। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे दैट इज द वेस्टिबुलर बल्ब। लास्ट 6 है वेस्टिबुलर बल्ब। जो वेस्टिबुलर बल्ब होता है, ये क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर कहाँ होता है, यानी जो वेस्टिब्यूल होता है, अभी अपन ने देखा था वेस्टिब्यूल, तो वेस्टिब्यूल के बीनीथ होता है, यानी उसके नीचे होगा। आगे बात समझ में, हाँ, यानी वेस्टिब्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे प्रेजेंट होगा। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये कैसा होता है, कंप्रेसिबल होता है। कैसा होता है, कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल होता है। और ये किसका बना हुआ होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम का, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम का बना हुआ होता है। और इसके पास में जो मसल्स होती है, उस मसल्स को बोलते हैं अपन कार्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा मसल्स होते हैं, 2 मसल्स। उन मसल से एक स्ट्रक्चर बनती है जो वेस्टिब्यूल होता है, उसकी नीचे की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो हाइमन को, किसको, हाइमन को, यानी कि मान लीजिए देखिए ऐसे ये हो गया, और ये क्या हो गया, वेजाइनल ओपनिंग हो गया, ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। क्लियर है। और यहाँ पर हमने देखा था पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कौन सी ग्लैंड बोला था, स्केनी ग्लैंड बोला था। और इसके बाद में क्या होती है, यहाँ पर बार्थोल ग्लैंड की ओपनिंग रहेगी। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली,
ये वाली जो स्ट्रक्चर है ओपनिंग के अलावा ये वाली, ये जो कंप्रेसिबल स्पेस है, इस स्पेस को का जो फिलिंग होती है, ऐसे कह सकते हैं, जो फिलिंग होती है इसी को अपन बोलते हैं वेस्टिबुलर बल्ब। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर बल्ब। और ये वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है, नीचे जा करके यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहेगा, एनएस रहेगा। क्या रहेगा? एनएस। यहाँ पर क्या रहता है, मैंने बोला था फोर्चेट रहता है। फोर्चेट किसका पार्ट है? लेविया माइनोरा का। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से, यानी कि फोर्चेट और वेजानल के बीच में एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोसा नेविकुलरिस। क्या बोलते हैं? फोसा नेविकुलरिस। ओके दोस्तों, तो फोसा नेविकुलरिस कोई नई चीज़ नहीं है, यानी कि वेजानल ओपनिंग रहेगा और क्या रहेगा यहाँ पर, फोर्चेट रहेगा। तो उनके बीच में जो स्पेस रहेगा पोस्टीरियर पार्ट पर, उसको अपन क्या बोलते हैं? फोसा नेविकुलरिस रहेंगे। ये लेविया माइनोरा के नीचे रहेगा और बीच में रहेगा और वेस्टिब्यूल के बीनीथ रहेगा। इस चीज़ को याद रखना, इसको फोसा नेविकुलरिस कहेंगे। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर लेविया किसकी बात करते हैं? मेजोरा के अंदर। तो लेविया मेजोरा के अंदर अब ऊपर से जो कवर करेगा तो एनस के साथ में यहाँ पर फोल्ड बनाता है, उस फोल्ड को अपन ने बोला था पोस्टीरियर कमीसर। क्या बोला था? पोस्टीरियर कमीसर। तो हर स्ट्रक्चर के साथ में अलग अलग नाम दिया जा रहा है। तो पोस्टीरियर कमीसर लेविया मेजोरा का पार्ट है, फोर्चेट लेविया माइनोरा का पार्ट है, और जो फोसा नेविकुलरिस है वो किसका पार्ट है? वेस्टिबुलर बल्ब का पार्ट है। किसका है? वेस्टिबुलर बल्ब का। यहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के पीछे की तरफ जो स्किन के फोल्ड थे लेविया मेनोरा के, उनको हमने क्या बोला था? प्रिप्यूस बोला था। क्या बोला था? प्रिप्यूस। इसके एंटीरियर जो फोल्ड थे उनको हमने क्या बोला था? फ्रेनुलम। क्या बोला था? फ्रेनुलम। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर प्रेजेंट होगी, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है किसका? बल्बा का, यानी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो कौन सी सप्लाई करती है? पुडेंडल नर्व कर, पुडेंडल आर्टरी सप्लाई करेगी। कौन सी करेगी? पुडेंडल आर्टरी सप्लाई करेगी। और अगर किसकी बात करते हैं? नर्व की, तो पुडेंडल नर्व सप्लाई करेगी, जो कि L1 L2 से निकलती है, और S1 S2 S3 जो सैक्रल प्लेक्सस होता है उसकी ब्रांचेज होती है। क्लियर है दोस्तों? तो यानी कि नर्व सप्लाई, वेनस सप्लाई और ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई होगी। तो उसके अंदर पुडेंडल आर्टरी, पुडेंडल वेन और पुडेंडल नर्व को आपने याद रखना है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो होता है दैट इज दी कोरोनकुलाई कोलिया करके एक स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर क्या करती है? इसको लिम्फेटिक सप्लाई करती है। क्लियर है दोस्तों? इसके ऊपर जो टिश्यू रहते हैं वो आपने याद रखना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की जो टिश्यू होते हैं उनकी द्वारा कवर रहता है, दैट इज दी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे नंबर 2 पर, दैट इज दी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। ओके दोस्तों, तो इसको देखते रहिए, समझते रहिए, और हमको लाइक एंड सब्सक्राइब देते रहिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए किसका काम करता है? मोटिवेशन का काम करता है। किसका करता है? मोटिवेशन। तो आपके मोटिवेशन से ही क्या होगा? फिर बेहतर से बेहतर वीडियो, बेहतर से बेहतर लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।